हेलो एवरीवन, आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था पवनी क्या होती है, स्थानीय पवनी वगैरह। अब हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम क्या होता है। देखिए, मैं आपको कई बार बताती हूँ कि नाम से बहुत सारी चीज़ पता चलती है। अब आपको इसके नाम से क्या पता चल रहा है? पहली बात तो स्ट्रीम है, ये कोई है ना, पवन है। दूसरी जेट, जेट काफ़ी स्पीड से चलता है, तो जेट की स्पीड से चलने वाली स्ट्रीम है ये। ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही बताती हूँ कि जैसे कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ में काफ़ी ऊपर हमारे वायुमंडल में काफ़ी जेट की स्पीड से स्ट्रीम चलती है, उन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जो हमारा क्षोभ मंडल है सबसे नीचे होता है, उसकी ऊपरी सीमा में क्या है, सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ऐसे देखिए, मान लीजिए कि हमारी अर्थ है, तो इसमें काफ़ी ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, मतलब इस दिशा में, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विसर्पी रूप से, मतलब ऐसे, ठीक है, विसर्पी रूप से प्रभावित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में विसर्पी रूप से चलने वाली पवन को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। अब देखिए जेट स्ट्रीम के बारे में पता कैसे चला। इसकी खोज जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस समय हुई, जब अमेरिका बम वर्षक जेट विमानों को जापान की ओर उड़ान भरते समय पवन के विपरीत रुख का सामना करना पड़ा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जब अमेरिका में जो बम वर्षक जेट विमान थे, जब वो जापान की ओर उड़ान भर रहे थे, तो उन्हें मतलब उल्टी हवा का उन्हें सामना करना पड़ा, जिस कारण जेट यानों के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने से उनकी गति में अत्यधिक कमी हो रही थी। मतलब वो बहुत उन्हें मुश्किल हो रही थी उधर की तरफ जाने में, उनकी जो गति है वो कम हो रही थी, स्पीड। इसके विपरीत पश्चिम से पूर्व की ओर जाने में उनके विमानों की गति में आशातीत वृद्धि हुई। इससे उन्हें पता चला जेट स्ट्रीम के बारे में। इसी परिस्थिति के अध्ययन के पश्चात जेट स्ट्रीम अवधारणा की उत्पत्ति हुई। तो हमें पता चला जेट स्ट्रीम के बारे में। अब देखिए इसके बारे में और देखेंगे, इसकी क्या विशेषताएं। समानतः इसका संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य परिध्रुवीय भंवर के रूप में होता है। तो देखिए ये कहाँ चलती है, जो हमारे, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। ये जैसे कि 1 सेकेंड, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर होता है 0 डिग्री, तो यहाँ पर कहीं आएगा हमारा 20 डिग्री नॉर्थ, और इधर पे हम आएगा 20 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये बता रहे हैं दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य, ठीक है, यहाँ पर हमारे होते हैं पोल्स, तो इनके मध्य परिध्रुवीय भंवर के रूप में ये चलती हैं। जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का मूल कारण अत्यधिक तापमान वाले विषुवतीय क्षेत्र और निम्न तापमान वाले ध्रुवीय क्षेत्र के मध्य उत्पन्न तापीय प्रवणता अंतर है। देखिए क्या होता है ना, मैंने फिर से बार बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जैसे हमारा ये है, ठीक है, अर्थ में है 0 डिग्री। मैं इतनी बार रिपीट कर दिया है कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये बात तो आपको रट गई होगी। यहाँ पर हमारा सन है, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर सनरेज पड़ती है ना 0 डिग्री पे, तो यहाँ हो जाता है बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पोल्स पे इतनी देखिए डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ पाती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ठंडा रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो क्या होता है कि विषुवतीय रेखीय प्रदेश, मतलब 0 डिग्री जैसे बोलते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखीय बोलते हैं, ठीक है, क्षेत्र, वहाँ पर क्या है, काफ़ी कम तापमान रहता है, और ध्रुवों में काफ़ी क्या बोल रही हूँ मैं, 0 डिग्री पे टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत गर्मी रहती है। सॉरी, मैं पहले उल्टा बोल दिया था। और ध्रुव जो है हमारे 90 डिग्री, वहाँ पर क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत कम टेम्परेचर रहता है, यानी उनके टेम्परेचर में अंतर होता है बहुत ज़्यादा। उस अंतर के कारण ये जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती हैं, ठीक है। हमेशा जो पवन है आपको पता है चलेगी, हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो जब ये बहुत ज़्यादा इनमें अंतर आ जाएगा तो उतनी ज़्यादा स्पीड से चलेंगी, तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम चलती है। यही कारण है कि शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम की तीव्रता अधिक होती है, मतलब ठंड में जो है जेट स्ट्रीम की तीव्रता ज़्यादा होगी। जेट स्ट्रीम की स्थिति और विस्तार में मौसम के अनुसार परिवर्तन होता है, मतलब जैसी स्थिति होगी, जैसा मौसम होगा, उसके अनुसार इसमें चेंज होगा। ग्रीष्म अयनात में ये उत्तर की ओर खिसक जाती है, तथा शीत अयनात में ये दक्षिण की ओर खिसक जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्या होते हैं, है ना। जब जो हमारा अर्थ है वो मतलब पहले जो नॉर्थ होता है वो सन की तरफ झुका होता है, बाद में तो उसे ग्रीष्म अयनात बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये साउथ वाला सन की तरफ झुका होता है। तो इस जब ये वाली स्थिति होती है तो क्या होता है कि हमारे जो जेट स्ट्रीम है वो भी नॉर्थ और साउथ खिसक जाती है इसके साथ। शीतकाल में इसकी औसत ऊंचाई
कम हो जाने से हिमालय से टकराकर दो भागों में बढ़ जाती है तथा भारत के मैदानी क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन लाती है। ठंड के समय क्या होता है, हिमालय से टकरा के जेट स्ट्रीम दो पार्ट में बढ़ती है और भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, प्लेन्स है, वहाँ पर क्या है, चेंज लाती है। ठीक है, अब जेट स्ट्रीम मेनली 2 टाइप्स की होती है, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है, सब ट्रॉपिक वेस्टर्न जेट स्ट्रीम। ये क्या होती है, अब देख लीजिए हेडली और फेरल कोशिका। आप सोचेंगे ये क्या है, तो अब ये भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए क्या होता है ना, आप ऐसे देखेंगे, मान लीजिए कि हमारी अर्थ है, अभी मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी, गर्मी होगी, तो लो प्रेशर बनता है। ठीक है, लो प्रेशर बनेगा, निम्न वायुदाब, ऊपर हवा जाती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, उसके बाद ये हवा यहाँ पे जाती है और फिर यहाँ से नीचे उतरती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा और यहाँ पर हाई प्रेशर। ठीक है, ये 30 डिग्री, ऐसे ही 30 डिग्री साउथ में होगा। तो ये हमारा कहलाता है हेडली सेल। ठीक है, इसको हेडली सेल बोलते हैं, सेल। ठीक है, अब क्या होगा 30 डिग्री के बाद, थोड़ा आप समझना, क्या होता है कि हवा यहाँ चलेगी। ठीक है, तो 60 डिग्री पर हमारा क्या होगा कि हमारा लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर, और यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर बन जाएगा। ये वाला हमारा ऐसे हवा चलेगी, तो ये हमारा फेरल सेल कहलाता है। इसके बाद देखिए, एक सेकेंड, देखिए ये हमारा हेडली सेल हो गया, ये हमारा फेरल सेल हो गया, इसको नाम दिया गया है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर से जाएगी ऊपर लो प्रेशर की तरफ, और नीचे हमारा रहेगा हाई प्रेशर। ठीक है, 90 डिग्री पे हाई प्रेशर रहेगा, 90 डिग्री पे। आपको समझ में आ रहा हो तो इसको हम पोलर सेल बोलते हैं। ठीक है, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, ये 3 तरीके के सेल होते हैं। अब देखिए उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या होती है। हेडली और फेरल सेल में क्षोभ सीमा के समीप वायु के अभिसरण से निर्मित वाताग्र पर इसकी उत्पत्ति होती है। फिर से एक बार बता देती हूँ। देखिए जो हमारा हेडली सेल है, ठीक है, और फेरल सेल है, उसमें क्या है, क्षोभ सीमा के समीप, मतलब यहाँ पर वायु के अभिसरण, मतलब दोनों तरफ से वायु आ रही है, तो वायु के अभिसरण से निर्मित वाताग्र पर इसकी उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की जो है उत्पत्ति होती है। अब दूसरी होती है ध्रुवीय वाताक जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। अब देखिए ये कैसे होती है। अब देखिए फेरल और पोलर सेल जो होती है, यहाँ पर हमारी फेरल 30 और 60 के बीच में, और ये पोलर सेल है 60 और 90 के बीच में। कोशिका के द्वारा वायु के अभिसरण से निर्मित वाताग्र पर इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्या होते हैं, हमारी जो है हमारी ध्रुवीय वाताक जेट स्ट्रीम बनती है। इन दोनों ही जेट स्ट्रीम का संबंध अभिसूचक चक्र इंडेक्स साइकिल से है। साथ ही ध्रुवों पर क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम होने के कारण ध्रुवीय वाताक जेट स्ट्रीम की ऊंचाई भी अपेक्षाकृत कम होती है। तो देखिए जो हमारे ध्रुव होते हैं पोलर्स, वहाँ पे क्षोभ सीमा की ऊंचाई कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, ध्रुवीय वाताक जेट स्ट्रीम की ऊंचाई भी कम होती है। उष्ण कटिबंध में पूर्व से पश्चिम की ओर संचरित ध्रुव पूर्वी जेट स्ट्रीम तिब्बत पार के ऊष्मन से जनित होकर भारतीय मानसून को ऊर्जान्वित और सशक्त बनाती है। तो देखिए भारत में ये कैसे इफेक्ट डालती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर जो चलती है हमारी, उसे हम बोलते हैं पूर्वी जेट स्ट्रीम। वो क्या है, तिब्बत को पार करके मतलब गर्मी से जनित होकर, तिब्बत में क्या होता है, बहुत गर्मी हो जाती है क्योंकि ऊंचाई पर क्षेत्र, तो वहाँ की गर्मी से ये बनती है और भारतीय मानसून को और तेज कर देती है। अब वायु, ये मैंने आपको जब इंडियन वाला पूरा पढ़ाया था तब पढ़ाया था, ठीक है, मानसून वाला। अब वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अब हवा में जब आप देखेंगे कि बारिश के टाइम पर क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप देखेंगे बहुत उमस हो जाती है और आपको वो मौसम अच्छा नहीं लगता है ना। तो उसी मतलब क्या है, हवा में जलवाष्प ज़्यादा है, तो जब हवा में जलवाष्प ज़्यादा हो जाती है तो उसको, मतलब जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब इजी वर्ड में आपके समझने के लिए, हवा में जितनी नमी होती है, जितना पानी होता है हवा में, ठीक है, उस तो हमें उतनी ज़्यादा अजीब सी बेचैनी सी फील होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो वायुमंडल में जितनी जलवाष्प होती है उसको हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के संगठन में जलवाष्प का योगदान औसतन 2 से 5% होता है, लेकिन मौसम एवं जलवायु में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो
सॉरी, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारा पूरा जितना भी जल होता है, ठीक है, तो वायुमंडल में जो हमारा जलवाष्प होता है वो 2 से 5% होता है, ठीक है। लेकिन तब भी मौसम और जलवायु में इसकी इम्पॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। सूर्यातप के कारण पृथ्वी के जलीय निकायों में लगातार वाष्पीकरण होता रहता है, ठीक है। जितना भी देखिए सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो देखिए अगर पानी पड़ा होगा तो वो धीरे धीरे वाष्पित होकर उड़ जाएगा। तो अ, जैसे कि जो भी पानी है तो पानी में क्या है, सूर्य की रोशनी के कारण वाष्पीकरण होता रहता है। साथ ही वनस्पति से भी वाष्पोत्सर्जन होता है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इससे वायुमंडल में लगातार आर्द्रता की मात्रा बनी रहती है। इससे हमारा जो वायुमंडल है उसमें आर्द्रता बनी रहती है। वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन होने से वायुमंडल की आर्द्रता भूपृष्ठ पर ओस, पाला, धुंध और वर्षण आदि रूपों में प्रकट होती है। तो क्या होता है कि जब हमारे वायुमंडल में टेम्परेचर चेंज होता है तो जो मतलब जलवाष्प होती है, ठीक है, वो मान लीजिए ओस में बदल जाती है, पाला या धुंध में, या फिर वर्षण में चेंज हो जाती है। किसी निश्चित ताप पर वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। मतलब एक टेम्परेचर पे मान लीजिए, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पे कुछ भी एक निश्चित तापमान पर वायु में कितनी वो जलवाष्प मतलब ले सकता है, धारण कर सकता है, उसकी क्षमता को आर्द्रता क्षमता कहते हैं। मतलब उस टेम्परेचर पे कितनी वायु में आर्द्रता हो सकती है उसे आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्द्रता सामर्थ्य भी बढ़ेगी, मतलब आर्द्रता लेने की क्षमता बढ़ेगी। तापमान के बढ़ते और कम होने पर वायु में जलवाष्प धारण क्षमता क्रमशः बढ़ती और घटती है, ठीक है। मैंने आपको बताया टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता धारण करने की जो जल की क्षमता है वो बढ़ेगी, और टेम्परेचर कम होगा तो घटेगी। अब आर्द्रता देखिए 3 टाइप की होती है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, वायुमंडल में किसी भाग में उपस्थित जलवाष्प की कुल मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपको देखनी पड़ेंगी। जो देखिए जो हमारा वायुमंडल है उसके किसी भाग में उपस्थित जितनी भी जलवाष्प की टोटल मात्रा है उसको निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वाष्पीकरण बढ़ने से वायु की निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। जब वाष्पीकरण बढ़ेगा तो क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, ठीक है। अब ये बता रहे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी होती है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि आर्द्रता वहाँ ज़्यादा होगी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जब हम विषुवत यानी 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर पोल्स की तरफ जाते हैं तो निरपेक्ष आर्द्रता कम होगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम गर्मी से ठंड में जा रहे हैं। निरपेक्ष आर्द्रता शीतकाल की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में अधिक होती है। जो हमारा ठंड का मौसम है उसमें क्या है, उसकी अपेक्षा गर्मी में जो है हमारी निरपेक्ष आर्द्रता ज़्यादा होगी, ठीक है। इसे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यानी में मापा जाता है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, जान लीजिए। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, ये एक अनुपातिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। हम इसे अनुपात में देखते हैं। यह एक निश्चित ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता का अनुपात है। मतलब हमारे जो वायु है उसमें टोटल कितनी क्षमता है जलवाष्प लेने की, ठीक है, और नहीं उसमें कितनी जलवाष्प उपस्थित है, ठीक है, और उसमें कितनी अभी और धारण करने की क्षमता है, उसके अनुपात को बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। नीचे फॉर्मूला दिया है, निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100, ठीक है। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी कि एक निश्चित ताप पर वायु में कितनी जलवाष्प की मात्रा है और उसी ताप पर कितनी और जलवाष्प धारण करने की उसकी क्षमता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। और देखिए जो हमारी सापेक्षिक आर्द्रता होती है RH, उसका वायु के तापमान से उल्टा संबंध होता है ना। जैसे कि मान लीजिए अब जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी उसमें जलवाष्प होगी और क्षमता उसकी कम होगी, है ना, तो इसीलिए इसका उल्टा संबंध होता है। अब क्या होती है विशिष्ट आर्द्रता, क्या होती है, वायु के प्रति इकाई भार में विद्यमान जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। जो हमारी वायु है उसका जो प्रति इकाई भार है उसमें कितनी उसमें विद्यमान जलवाष्प के भार को कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। मतलब वायु के प्रति इकाई भार में जितना जलवाष्प का भार है उसको विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इस पर वायुदाब और तापमान में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, इसका विशिष्ट आर्द्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी इकाई प्रति 1000 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ लिया और हम आगे भी कुछ टर्म्स और देख लेंगे जो बचा है, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, 2-3 चीज़ें, ठीक है। संघनन और वर्षण क्या होता है ये भी देख लेंगे। फिर हमारा ये वाला
जो चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरा स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी में। थैंक यू।